जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इजी इंग्लिश लिटरेचर एंड इजी पाथ, जहां आप सीखते हैं बहुत ही आसानी से। और आज का जो टॉपिक है ये है ओड टू द वेस्ट विंड। जो उन्होंने वेस्ट विंड के लिए ओड लिखी है, आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स जंप इनटू द टॉपिक दैट इज ओड टू द वेस्ट विंड बाय पीवी शेली। ओड टू द वेस्ट विंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए और अपने आप में ओड टू द वेस्ट विंड पढ़ने लायक भी है। देखिए, एक पोएट एक वेस्ट विंड के बारे में कौन कौन सी डिस्क्रिप्शन दे रहा है, क्या क्या उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है ओड टू द वेस्ट विंड में, हम जानेंगे। तो सबसे पहले ओड टू द वेस्ट विंड के एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले हम इसके थीम, सिंबल्स, मूड वगैरह ये सारी चीजें जान लेते हैं। इसके बाद हम डायरेक्टली जंप करेंगे ओड टू द वेस्ट विंड के एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। द टॉपिक इज ओड टू द वेस्ट विंड। मैं ओड टू द वेस्ट विंड के बारे में बता दूं कि एक डिस्क्रिप्शन है। किसके लिए? पोएट ने डिस्क्रिप्शन दिया है वेस्ट विंड के बारे में, पश्चिमी जो हवाएं हैं उसके बारे में पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि किस तरह की हवाएं हैं। इसकी थीम क्या है? थीम के बारे में अगर हम जानते हैं, पावर ऑफ द वाइंड, मतलब विंड का जो पावर है, हवाओं का जो पावर है उसे पावरफुल बताया गया है, उसके बारे में बात करी गई है। विच ब्रिंग्स अ चेंज इन द नेचुरल वर्ल्ड। एक ऐसी पावर, एक ऐसी शक्ति जो नेचुरल वर्ल्ड में चेंजेस लाती है, बदलाव लाती है। और ऐसे बदलाव, वो बदलाव जो सिमिलरली द पोएट विशेस टू रिफॉर्म इन सोसाइटी, ठीक उसी तरह के बदलाव है, उसी तरह के चेंजेस है जैसे एक पोएट सोसाइटी में रिफॉर्म्स के लिए चेंजेस लाता है, कुछ चीजें लिखता है एक चेंज के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं ओड टू द वेस्ट विंड एक रोमांटिक एज की पोएट्री है। तो रोमांटिक एज तो आप जान रहे हैं, रोमांटिक एज तो अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी एज है जो फ्रेंच रिवोल्यूशन से इंस्पायर है। तो इनकी ये पोएट्री भी एक रिवोल्यूशनरी पोएट्री है जिसमें विंड को एक पावरफुल बताया गया है और ये बताया गया है कि कैसे विंड आती है और सब कुछ चेंज कर देती है और उसके बाद में नई चीजें लाती है। ठीक उसी तरह जैसे कि एक पोएट की इच्छा होती है कि मैं भी सोसाइटी के लिए कुछ रिफॉर्म करूं, उसमें कुछ बदलाव लाऊं। ये है इसकी थीम की बात। दोस्तों, इसके बाद हम पहुंचते हैं कि किस चीज को एड्रेस किया गया है। पोएट ने एड्रेस किया है वेस्ट विंड को। जैसे कि आप जान सकते हैं, वेस्ट विंड, ओड टू द वेस्ट विंड, मतलब वेस्ट विंड की तारीफ में, उनको प्रेज में ये सारी चीजें लिखी गई हैं। तो सीधी सी बात है कि इसको एड्रेस किया गया टू द वेस्ट विंड। अब हम चलते हैं सिंबलाइजेशन में, सिंबल्स में। कैसे कैसे सिंबल बताए गए हैं। वेस्ट विंड रिप्रेजेंट द स्पिरिट ऑफ ब्रेकिंग द वर्ल्ड। क्या बोल रहा है? जो वेस्ट विंड है उसको कैसे सिंबल किया गया है? एक स्पिरिट के जैसे, एक आत्मा के जैसे, एक स्पिरिट के जैसे। क्या करती है वो स्पिरिट? ब्रेकिंग द वर्ल्ड एंड परस्यूट ऑफ द न्यू ऑर्डर। जो पुरानी चीजों को तोड़ मरोड़ दे रही है, खत्म कर दे रही है और एक नई चीज की अरेंजमेंट कर रही है। ये इसकी सिंबल है। किसका सिंबल दिया गया? एक स्पिरिट का सिंबल दिया गया है ना, एक आत्मा का सिंबल दिया गया है। सिंबल ऑफ हेल्दी चेंजेस, मतलब इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा सिंबल, मतलब एक हेल्दी चेंज इसमें आ रहा है। बदलाव तो होते हैं लेकिन एक हेल्दी चेंज होता है। किसी किसी के लिए बदलाव बहुत जरूरी होता है। नॉर्मली हम बात करते हैं यार तो बदल गया, यार तो बदल गया, इस बदलने का अलग मतलब होता है। लेकिन जब मैं बोलूं कि यार बदल गया है आगे, इसका एक अलग मतलब होता है। मतलब जो हेल्दी चेंज होते हैं, उस बदलाव से हम खुश होते हैं, वो बदलाव हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ठीक उसी तरह ये जो ओड टू द वेस्ट विंड लिखी गई है वो उसी तरह के चेंजेस के लिखी गई है जिसमें से परस्यूट होता है न्यू ऑर्डर, मतलब न्यू ऑर्डर, नए नए तरीके, नई चीजों को की शुरुआत होती है, बिगिनिंग होती है। मूड की बात करें, हमने बात कर ली है थीम की, एड्रेस की, सिंबलाइज की। अब हम आते हैं डायरेक्टली मूड में। पोएट का मूड कैसा था ये सब लिखने में? इवोक्स द वाइल्ड वेस्ट विंड ऑफ ऑटम। ठंडी हवाओं में, मतलब ठंड के मौसम में जो वाइल्ड वेस्ट विंड आती है, मतलब वेस्ट विंड को क्या कह दिया गया? वाइल्ड बोल दिया गया। वाइल्ड मतलब बोला गया पावरफुल, तुम कितनी पावरफुल हो, है ना, इसको इवोक किया गया है। विच स्कैटर्स द डेड lives and spread seeds so that they may be nurtured by the spring and ask that the wind a destroyer and preserver hear him। क्या बोला है पोएट ने? पोएट का मूड क्या बोल रहा? evokes the wild west wind of autumn। ऑटम की जो वाइल्ड वेस्ट विंड है उसको वो जाग गई है और क्या करे? विच स्कैटर द डेड लाइव्स एंड स्प्रेड सीड्स, जो सूखी पत्तियों को, सड़ी गली पत्तियों को
बाहर फेंक दे रही है। जो पत्तियां सड़ गई हैं, पतझड़ के मौसम में टूट सी गई हैं और पड़ी हुई हैं, उनको स्कैटर कर दे रहा है, बिखरा दे रहा है, और सीड्स जो उनके बीज हैं वो यहाँ वहां ले जा करके स्प्रेड कर दे रहा है और उसके ऊपर धूल डस्ट डाल करके उसको दूर फेंक दे रहा है। क्यों? ताकि जब स्प्रिंग आए तो वही जो बीज हैं, सीड्स हैं, पौधे के रूप में ऊपर आ जाए, है ना, और फिर सारी जगह हरियाली छा जाए। ये इस तरह का मोड था और इसमें बोला गया विंड को एक डिस्ट्रॉयर या तो प्रिजर्वर बोला गया है। आपको मैं बताऊं ये डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर बोलने का मतलब क्या है। डिस्ट्रॉयर वो है जो पुरानी रीति रिवाज, पुरानी चीजों को, जैसे कि पत्तों के समान पुराने पत्ते, जो पत्ते गिर गए हैं, सूख गए हैं, पीले हर अधूरे पड़ गए हैं, पेल हो गए हैं, ब्लैक हो गए हैं, रेड हो गए हैं, उन पत्तों को दूर फेंक दे रहा है। मतलब हमारी अंदर की जो भी बुराइयां हैं या तो फिर समाज में फैली हुई जो पुरानी चीजें हैं, बुराइयां, उनको दूर कर दे रहा है। और प्रिजर्वर, प्रिजर्वर क्यों बोला गया है? क्योंकि उन्हीं पत्तों को दूर करके, बीजों को दूर करके फिर उसमें स्प्रिंग के माध्यम से बारिश होती है और उसमें नए नए पौधे जाग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी उन पुरानी चीजों को हटा करके एक नया रिवोल्यूशनरी चीज पैदा करना ही प्रिजर्वर का काम होता है। तो विंड क्या है? एक डिस्ट्रॉयर का भी काम कर रही है, साथ में हमें प्रोटेक्ट भी कर रही है, प्रिजर्व भी कर रही है। ओके, अब हम डायरेक्टली चलते हैं टाइप में कि ये जो ओड टू द वेस्ट विंड है इसका टाइप क्या है, कैसे किस टाइप में लिखा गया है। तो अगर मैं आपको बताऊं ये 5 सेक्शन में लिखा गया है, जिसको कैंटोस बोलते हैं। 5 सेक्शन में लिखा गया है, मतलब 5 स्टैंजर्स में लिखा गया है और 14-14 लाइन का स्टैंजा है, जिसमें से 14-14 लाइन का एक स्टैंजा है। और इसको किस में लिखा गया है? टेरजा रीमा में। टेरजा रीमा आप जानते होंगे कि जब कोई चीजें 3-3 लाइन की लिखी जाती है तो उसे टर्सेट बोलते हैं, लेकिन जब 3-3 लाइन की लिखने के बाद लास्ट में 2 लाइन आ जाती है हीरोइक कपलेट के रूप में तो उसे टेरजा रीमा बोला जाता है। तो इसे 5 सेक्शन में और टेरजा रीमा में लिखा गया है। ईच सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 टर्सेट, है ना। हर सेक्शन में, हर स्टैंजा में 4 टर्सेट है, मतलब 3-3 लाइन के 4 टर्सेट है, मतलब 3-3 लाइन के हैं और लास्ट में एक हीरोइक कपलेट है। तो जो टर्सेट है उसकी राइमिंग स्कीम सीधी सी बात है, ए बी ए, बी सी बी, सी टी सी, डी ई डी और लास्ट का जो हीरोइक कपलेट है वो ई ई में है। और निश्चित रूप से वो तो आयम्बिक पेंटामीटर में ही होता है। ओके, रिटर्न कब लिखा गया है? इसको दोस्तों लिखा गया 1819 में, 1819 में लिखा गया है। और पब्लिश कब किया गया है? पब्लिश किया गया है 1820 में। 1820 पब्लिश किया गया है। क्यों? क्योंकि उसी समय ये पब्लिश कर रहे थे इन द प्रोमेथेसियस अनबाउंड वॉल्यूम। इनका एक प्रोमेथेसियस अनबाउंड वॉल्यूम आया था, उसी के साथ उन्होंने इसको ओड टू द वेस्ट विंड को उसी वॉल्यूम में ऐड किया था और उसी के साथ ये पब्लिश हुआ था। प्रोमेथेसियस क्या है? मैं आपको बता दूं, प्रोमेथेसियस एक लिरिकल ड्रामा है जो उन्होंने 1820 में पब्लिश किया था। 1818 से लेकर के 1820 तक उन्होंने जो भी सारी चीजें लिखी उसको उन्होंने प्रोमेथेसियस एक लिरिकल ड्रामा के अंतर्गत उसको पब्लिश कराया। इंपॉर्टेंट लाइन इसकी बता दे, इस ओड टू द वेस्ट विंड की इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। इसका क्या मतलब है? यदि सर्दी आती है तो क्या वसंत बहुत पीछे रह जाता है या तो बहुत पीछे रह सकता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। ओड टू द वेस्ट विंड की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। और अब हम डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे ओड टू द वेस्ट विंड के एक्सप्लेनेशन में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जय हिंद। डू सब्सक्राइब।